नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्या पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो कि आपने पिछले सेगमेंट में देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में वर्णन किया था। ये भी यहाँ पे करते हैं। तो यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे और ये प्रीवियस ईयर से सारे कलेक्ट किए गए हैं। तो हमारा पहला अनुच्छेद है 214। इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है कि हर राज्य के लिए अपना उच्च न्यायालय होगा और संसद उसकी स्थापना करेगी, और जो भी उसका व्यवस्था का परिवर्तन होगा ये 214 में दिया गया है कि संसद ही करेगी। उसी तरह से अनुच्छेद 215 में बताया गया है कि जो हमारा उच्च न्यायालय होगा वह अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। कहने का मतलब है कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो सब लिखित रूप में होंगी, रिकॉर्ड के फॉर्म में होंगी, ये इसमें बताया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 216 में बोला गया है उच्च न्यायालय के गठन के बारे में कि किस तरह से उच्च न्यायालय का गठन होगा। तो इसमें ये बोला गया कि हर उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। और इसमें कोई न्यायाधीशों के लिए न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में होता है कि 30 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। बात करें अनुच्छेद 217(1) की, तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही करेगा। और बाकी जो अन्य जज होंगे उनकी नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, साथ ही साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करेगा। और जब ये उनकी परामर्श नियुक्ति होगी तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज जो होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनसे विचार के विमर्श के बाद ही करेगा। लेकिन जब उनका स्थानांतरण करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, तब वो 4 जजों की सहायता लेगा, सलाह करेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 217(2) में बताया गया है न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ भारत में कम से कम 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस के पद पर काम किया हो, और साथ ही साथ 10 साल तक किसी उच्च न्यायालयों में 10 साल तक लगातार वो एडवोकेसी भी कर चुका हो, और इसके अलावा वो ऐसा कोई पद धारण किया जो विधि का विशेष ज्ञान जिसमें उसमें अपेक्षा उससे की जा सके। इसी तरह से अनुच्छेद 218 की बात की जाए तो उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों के लागू होने के बारे में इसमें बताया गया है कि कुछ प्रावधान होंगे जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में अपने रूल्स को थोप सकता है, लागू कर सकता है, और जो हमारा हाई कोर्ट है वो बाउंडेड होगा। बात करें अगले आर्टिकल की 219 में, तो 219 में बताया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में। आपको जैसा कि मैंने बताया था, कई सेगमेंट पहले बता चुका हूँ कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेते हैं, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अनुच्छेद 220 में बात की जाए तो अनुच्छेद 220 में जो है बताया गया है कि उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति के बाद वकालत या अन्य कार्य पर प्रतिबंध है। आपको पहले बता दें, जैसे ही कोई जज जब किसी हाई कोर्ट में अपॉइंट हो जाता है आपके परमानेंट जज के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट को छोड़ के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं करेगा। कहने का मतलब है लोअर कोर्ट्स में वकालत नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे अनुच्छेद 221 में बताया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में। तो न्यायाधीशों के वेतन की यदि बात की जाए तो न्यायाधीशों को वर्तमान में वेतन हाई कोर्ट के जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है उसको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए, और जो लोअर जज होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलता है 2.25 लाख, 2.25 लाख रुपीज़, 2,25,000 रुपये। इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे, उनको जो ये वेतन दिया जाता है वो राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है जिस राज्य में वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन पेंशन जब उन्हें दी जाती है तो वो भारत की संचित निधि से उन्हें पेंशन दी जाती है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखने होंगे। अनुच्छेद 222 की बात की जाए तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की बात की गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति चाहेगा तो किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति समय समय पर कर सकता है एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, ठीक है। और आपको पहले बता चुके हैं ट्रांसफ़र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह लेगा राष्ट्रपति, और वो भी सुप्रीम कोर्ट कम से कम 4 सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह के बाद ही स्थानांतरण कर सकता है, जबकि नियुक्ति के मामले में 2 जजेस की ज़रूरत होती है। इस तरह से अनुच्छेद 223 में बताया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब आप कह सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई पद रिक्त हो गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, या उसने असमर्थ है, काम नहीं कर पा रहा है या त्यागपत्र दे दिया है, तो ऐसी कंडीशन में किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 224 में बताया गया है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में कि जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की जो अस्थायी वृद्धि हो गया या बकाया कारण जो राष्ट्रपति है कोई अगर ये लगता है कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहिए,
मतलब आर्टिकल 224 में जिस तरह से बताया गया कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब काम बढ़ जाए या राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीश चाहिए, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में 2 साल तक के लिए नियुक्त कर सकता है। जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो होता है उसे तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, और अगर यही एडिशनल एक्टिंग जज अगर हाई कोर्ट में काम कर रहा है तो इसे अपर न्यायाधीश कहा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 224 में बताया गया कि यदि कोई अर्जेंसी है वर्क की, तो जो हमारे रिटायर्ड जज होते हैं उनको भी, सेवानिवृत्त जज जो होते हैं उनको भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वैसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इसी तरह से बात करेंगे अनुच्छेद 225 की, उसमें उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार आदि का वर्णन है कि उच्च न्यायालय का अपने लोअर कोर्ट के ऊपर अधिकार होता है कि वो उससे किसी भी तरीके की कोई जानकारी मंगा सकता है, ठीक है, जो कुछ भी उसे लगेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 226 में रेट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की बताई गई है कि जब कभी भी मूल अधिकारों से संबंधित कोई मामला अगर होगा तो उस पर जो हमारे रेट जारी करने मतलब हनन अगर होता है मूल अधिकारों का, तो उसके लिए हाई कोर्ट आपके 226 के अनुच्छेद के तहत रेट जारी कर सकता है। आपको पता है 5 तरह के रेट जारी करता है। हैबियस कॉर्पस जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मैंडेमस जिसे हम परमादेश कहते हैं, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्टियोरी उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को वारंटो, ये ऐसी रिटें हैं जो उनकी जारी कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार के बारे में बताया गया है कि वो सभी न्यायालयों पर जो अपना ट्रिब्यूनल्स होते हैं या उन पे सुपरिटेंडेंस की शक्ति होती है हाई कोर्ट की अपने लोअर कोर्ट्स के ऊपर, उस पर किसी तरीके का न्याय वो थोप सकता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 228 में बताया गया उच्च न्यायालय में कुछ कतिपय मामलों का स्थान, मतलब अगर हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट कोई केस को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है या किसी भी तरीके की कोई कंडीशन ऐसी बनती है, तो हाई कोर्ट जो है वो अपने में मामलों को ट्रांसफ़र करवा सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 18 में बताया गया है अनुच्छेद 229 में बताया गया है उच्च न्यायालयों में पदाधिकारियों और सेवकों आदि का व्यय। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे वर्किंग स्टाफ होंगे जितने भी, तो उनके जो जितना भी का पेंशन खर्चा है ये सब इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया कि उन्हें कितना पैसा क्या मिलेगा, और ये सब राज्यों की संचित निधि से ही दिए जाते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के से ही दिए जाते हैं। और इसके अलावा आपके अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय में क्षेत्र अधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार के बारे में बताया गया है कि हमारे जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो आपके क्षेत्र अधिकार उनका जो होता है वो यूनिट टेरिटरीज तक फैला होता है, वो किसी को भी कैसा भी दे सकते हैं। अनुच्छेद 231 में बताया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, कि मतलब आप जानते होंगे कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएं मुंबई जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इन 4 यूनिट टेरिटरी जो स्टेट्स पे उनका अधिकार है। इसी तरह से कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन 2 स्टेट्स पे उसका अधिकार क्षेत्र आता है हाई कोर्ट, मतलब इन दोनों का कंबाइंड कोलकाता में ही है। इस तरह से अगर आप बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट की, तो ये असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इनको कवर करता है। तो आपको ज़रूर याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।